इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अब राजस्व परिषद लेखपाल भर्ती, सीएम के कड़े रुख के बाद हरकत में आया है राजस्व परिषद। लेखपाल भर्ती में अधियाचन प्रक्रिया को लेकर पत्र दिया गया है। राजस्व परिषद आयुक्त ने यूपी SSS को ये पत्र लिखा है। अधियाचन क्रम में पदों की संशोधित सूचना मांगी गई है। वहीं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 27% OBC, 21% SC और 2% ST को वर्टिकल आरक्षण यहाँ पर दिया गया था। तो लेखपाल भर्ती को लेकर ये पूरा मामला है, जहाँ पर सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अब राजस्व परिषद हरकत में आ गया है। लेखपाल भर्ती में अधियाचन प्रक्रिया को लेकर राजस्व परिषद आयुक्त ने यूपी SSS को पत्र लिखा। पत्र में अधियाचन क्रम के अनुसार पदों की संशोधित जानकारी मांगी गई। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण को सही तरीके से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि लेखपाल के कुल 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें 27% OBC, 21% SC और 2% ST वर्ग के लिए वर्टिकल आरक्षण निर्धारित किया गया था। तो सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अब राजस्व परिषद एक बार फिर हरकत में आ गया है और अधियाचन क्रम में पदों की संशोधित सूचना मांगी गई है। सीएम के कड़े रुख के बाद ये फैसला लिया गया है। राजस्व परिषद आयुक्त ने यूपी SSS को पत्र लिखा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अब राजस्व परिषद हरकत में आया है। अनुराग जी, हेलो। अनुराग, सीएम योगी के कड़े रुख के बाद अब राजस्व परिषद हरकत में आ गया है। लेखपाल भर्ती को लेकर ये पूरा मामला है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? देखिए, लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। लाखों अभ्यर्थी हैं जिनको अब फायदा पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन देखिए जारी किया गया है। इसको लेकर अब आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की शक्ति के बाद देखिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि लेखपाल के विषय क्रम बात करें तो बहुत समय से ये मामला रुका हुआ था। तमाम जो लेखपाल बने गए छात्र जो थे वो लाइव थे, वो लेकर के इस विषय को उठा रहे थे और अब एक बड़ी सौगात मिली है। और लेखपाल भर्ती में जो आरक्षण को लेकर के एक बड़ा अपडेट ये है कि लाखों अभ्यर्थी को अब इसका सीधा देखिए फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से अधिकारियों को जो निर्देश है वो दे दिए हैं और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तौर पे आरक्षण को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते ये पूरा मामला रुका हुआ था। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री के इंटरवेंशन के बाद में पूरा मामला साफ है और यूपी SSS को पत्र लिख करके अब आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के अब राजस्व आयुक्त को उत्तर प्रदेश के अनुशासन आयोग को पत्र लिखा गया और उसके बाद जो है वो 1 सप्ताह के भीतर जो है लेखपाल पदों का अधिचयन करना होगा। इसकी सूचना उपलब्ध जो है वो कराई जानी है। तो उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है कि लेखपाल भर्ती का मामला बहुत समय से रुका हुआ था और अब इसका आरक्षण का लाभ जो है वो भी मिलेगा और साफ तौर से 7,994 जो पद हैं उन पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके साथ में लेकर के जो आवेदन भी है वो भी शुरू कर दिया गया है। ठीक है अनुराग, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मायावती का X पर बड़ा बयान आया है। कथावाचक को सलामी देने पर विवाद को लेकर उन्होंने बयान दिया है, अनुशासन से समझौता नहीं। मायावती का बड़ा बयान यहां पर आया है। कथावाचक को सलामी देने पर विवाद को लेकर मायावती ने अब X के माध्यम से बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अनुशासन से समझौता नहीं।
पुलिस कप्तान पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार से तत्काल ध्यान देने की अपील की है। तो लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई मुद्दों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कथावाचक को सलामी देने से जुड़े मामले को बड़ा विवाद बताते हुए कहा कि इससे अनुशासन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मायावती ने संबंधित पुलिस कप्तान पर कार्रवाई का इंतजार होने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई है और कहा है कि यह गंभीर विषय है। मायावती ने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल ध्यान देने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। तो मायावती ने एक्स पर बयान दिया है। और इसी खबरों में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, मायावती ने एक्स पर बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने मुद्दे उठाए हैं? मायावती ने बिहार की राजनीति से लेकर के पश्चिम बंगाल की जो बॉर्डर्स हैं उनको नापा है और उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में इस प्रकार से परेड में सलामी की बात आई, कथावाचक को लेकर सलामी दी गई थी, क्योंकि परंपराओं और नियमों के विरुद्ध था और उसको लेकर के मर्यादा बनाए रखने और अनुशासन की पवित्रता को बनाए रखने की जो है वो कहीं ना कहीं ट्वीट में अपनी बात कहती नजर आई है। और उसी के साथ साथ जो है वो बहराइच से निकल के पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो शीतकालीन सत्र विधानसभा में शुरू हो गया है। वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी बोलती नजर आई। उन्होंने टेक्स्ट पर लिखा हुआ है, उन्होंने साफ तौर से कहा कि देखिए, जन कल्याण के मुद्दे उठाने के लिए और जो किसान हैं उनके मुद्दे उठाने के लिए जो समय सीमा है वो इसमें कम है और खास समस्या को लेकर के भी उन्होंने तमाम जो है वो बातें उसमें लिखी है और जवाबदेही की बात भी करती नजर आ रही है। साथ साथ जो बंगाल और माफ कीजिएगा बांग्लादेश से जो बंगाल की सीमा में इन्फिल्ट्रेशन है, भारत में इन्फिल्ट्रेशन है और पड़ोसी देश नेपाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ से भारत विरोधी जो गतिविधियाँ हैं और हाल ही में देखा गया है कि बढ़ रही है कि तमाम एजेंट्स पाकिस्तान के या फिर किसी और अन्य मुल्क जैसे चाइना है उन सब के एजेंट्स वहाँ पर पकड़े गए। इसको लेकर के भी उन्होंने चिंताएं जताई और साफ तौर पे केंद्र सरकार से कहा कि इस पूरे विषय का जो है वो संज्ञान लें और उससे उचित कार्रवाई करें, क्योंकि बांग्लादेश में देखिए हाल ही में फिर से हालात दिख रहे हैं। ऐसे में मायावती का ये ट्वीट हालात को बताते हुए और साथ में सचेत रहने की बात भी कहते नजर आए। तो आज जो है वो मायावती एक बार फिर से सुपर एक्टिव मोड में नजर आई और ये मोड एक्स पर था। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो अभी हालिया बुर्का कांड सामने आया उस पर भी उन्होंने निशाना साधा, उस पर भी वो बात करते नजर और वहां से लेकर के पश्चिम बंगाल से होने वाले जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको लेकर के और नेपाल की तरफ जो एजेंट पकड़े गए हाल में उनको लेके भी वो बात करते रहे। तो कहीं ना कहीं आज पॉइंट वाइज जो ट्वीट्स हैं वो देखने को पुष्पेन मिले हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े अहम मुद्दों पर उन्होंने एक पूरा चिट्ठा लिखा जिनमें उन्होंने 5 जो ट्वीट्स के पॉइंट है बाकायदे नंबरिंग करके लिखे। तो कहीं ना कहीं देखिए वो एक और पे अपनी बातें भी रखती नजर आ रही हैं और वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं ये भी देखने को रुख मिल रहा है कि मायावती सुपर एक्टिव मोड में धीरे धीरे नजर आ रही है, क्योंकि कई बार देखा गया कि मायावती या फिर बहुजन समाज पार्टी तमाम मुद्दों पर बयान नहीं आते हैं, उनके नहीं ट्वीट्स आते हैं, लेकिन एक नहीं बिल्कुल अनुराग, क्योंकि कुछ समय से हम देख भी रहे हैं कि मायावती काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। पिछले दिनों लखनऊ में जो मायावती ने रैली की उसमें भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली और समय समय पर जिस तरीके से वो बयान देती रहती हैं, कहीं ये 2027 के लिए संकेत तो नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए बसपा जो है वापस से एक बार अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको तलाशने का काम कर रही है और इसी बीच जो है वो मायावती ने आज से कुछ वक्त पहले एक रैली लखनऊ के रमाबाई रैली स्थल में कॉल करी थी। वहां पर एक नीला सैलाब देखने को मिला था और कहीं ना कहीं वो नीला सैलाब जो था वो महज एक रैली नहीं थी। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि मायावती बताना चाहती थी कि देखिए अभी टाइगर जिंदा है। तो पूरी तरीके से उन्होंने तस्वीर साफ करी और शक्ति प्रदर्शन के रूप में वो इस चीज को ले रही थी और उसके बाद से ही देखिए लगातार जो है वो उनका एक के बाद एक्टिवेशन फॉर्मेट है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो एक्स पर हो या फिर ऑन ग्राउंड। सभी जगह पर मायावती जो है वो सुपर एक्टिव मोड में धीमे धीमे नजर आ रही है और कहीं ना कहीं 27 की जो नींव इमारत की जो नींव है उसको रखने का प्रयास चल रहा है और वापस से एक बार बसपा का जो नीला समंदर का दौर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी हालिया में बात निकल के आई कि मायावती की कुछ रैलियां वहां पर है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के
परिनिर्माण दिवस के दिन भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ कार्यक्रम थे, बहरहाल बाद में वो स्थगित हो गए, लेकिन वहां पर भी एक जो नीला समंदर था वो देखने को मिल सकता था। तो देखिए पूरे राज्य में एक्टिव फॉर्मेट में बीएसपी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं वो बता रही है कि देखिए अभी भी हम एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी वही तेवर और क्लेवर है जो सन 2007 के दौर में थे जब बसपा की सरकार थी। बिल्कुल ठीक अनुराग, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा कसा गया है। यूट्यूबर अनुराग पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुराग द्विवेदी पर कसा ईडी का शिकंजा। यूट्यूबर अनुराग पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी कोलकाता जोन ने कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। लखनऊ, उन्नाव, दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापे मारे हैं। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुए में कार्रवाई, लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी कार सीज किए हैं। वहीं 20 लाख रुपए कैश, अहम कागजात भी बरामद किए हैं। हवाला के जरिए रियल एस्टेट निवेश के सबूत भी जुटाए हैं। दुबई में रियल एस्टेट निवेश के सबूत भी मिले हैं। तो यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर। तो इसी खबरों को ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि यूट्यूबर जो अनुराग द्विवेदी हैं वो उन्नाव के ब्लॉक नवाबगंज के खजूर गांव के निवासी हैं और अनुराग द्विवेदी उस समय उन्नाव जनपद में चर्चा का विषय बन गए जब लोग ड्रीम 11 खेलते थे और इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि जीती थी। हालांकि 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि जीतने के बाद अनुराग वहीं नहीं रुके और इन्होंने इस ड्रीम 11 को अपना एक बिजनेस बना लिया और धीरे धीरे इन्होंने उन्नाव से निकलकर अपने पैर दिल्ली में जमाए और धीरे धीरे वहां पर इन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया और सट्टे में लगातार वो सक्रिय रहे और आज अनुराग द्विवेदी ने इतनी लंबी अपनी फेहरिस्त हासिल कर ली सोशल मीडिया के द्वारा लड़कों को प्रोत्साहित करना, उन्हें प्रेडिक्शन देना कि मैच में अगले मैच में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक सट्टे का बड़ा ही अवैध कारोबार अनुराग द्विवेदी ने खड़ा कर दिया और अनुराग द्विवेदी अभी हाल ही में उन्होंने अपनी शादी रचाई है और शादी दुबई के एक शानदार क्रूज पर रचाई गई थी। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे मेहमानों को इन्होंने फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी वगैरह भी बुलाए गए थे और एक चर्चा का विषय उन्नाव जनपद के अलावा मतलब दिल्ली और आप समझ लीजिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में अनुराग द्विवेदी एक चर्चा का विषय बन गए। हालांकि ईडी लगातार इनकी मॉनिटरिंग कर रही थी कि लगातार इतना पैसा अनुराग द्विवेदी के पास से कहां से आ रहा है, क्योंकि एक साइकिल से चलने वाला लड़का आज इसमें एक लैम्बोर्गिनी तक की अपना सफर कर रहा है कार से। तो इस तरह लगातार ईडी अपना ईडी की राडार में अनुराग द्विवेदी थे और ईडी ने इनके पैतृक गांव उन्नाव में उस दिन छापेमारी की है। वहां से कुछ दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया है। उसके बाद उन्नाव के अलावा लखनऊ में भी इनका ठिकाना था और दिल्ली में भी इनके ठिकाने थे, वहां पर भी ईडी ने अपनी छापेमारी की है और इनकी गाड़ियां जो थी उनको सीज किया जा रहा है। जो इनके बैंक अकाउंट हैं उनके ट्रांजेक्शन को ईडी खंगाल रही है लगातार, किस तरह से ये अपना अवैध व्यापार को अपना सक्रिय कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि अनुराग की लगातार सोशल मीडिया पे बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ फोटो भी देखी जा सकती थी। तो उस तरह से उन्नाव में अनुराग द्विवेदी चर्चा का विषय बने थे। हालांकि ईडी ने अपना शिकंजा अनुराग पर कस दिया है। जी बिल्कुल मिथिलेश, और जहां जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है, क्या क्या वो बड़े सबूत अब तक ईडी ने जुटाए हैं जिससे अनुराग द्विवेदी की जो मुसीबतें हैं और ज्यादा बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल बता दें कि ईडी ने जो अनुराग के ट्रांजेक्शन है, जो अनुराग द्विवेदी ने एक अपना ऐप बनाया हुआ था, उस ऐप के जरिए वो लोगों को जोड़ता था और उसमें प्रेडिक्शन देता था, उसकी एक मोटी रकम वसूलता था लोगों से। हालांकि कहीं ना कहीं फिक्सिंग का भी आरोप, मैच फिक्सिंग का भी आरोप अनुराग द्विवेदी पर लग रहा है। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि ईडी किस तरह से अनुराग के ऊपर अपनी कार्रवाई करती है। हालांकि इनकी जो गाड़ियां हैं उनको जब्त कर लिया गया है, ईडी ने उनको सीज कर दिया है और इनके बैंक अकाउंट और इनकी सब चीजों को ईडी लगातार अभी खंगाल रही है और अभी भी जो कार्रवाई है ईडी की तरफ से वो अभी जारी है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अनुराग की और भी क्या चीजें जो निकलकर सामने आती हैं।
ठीक है मिथिलेश, ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। भ्रष्टाचार केस में ये बड़ा फैसला आया है। तोशाखाना मामले में ये सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान की राजनीति में इस फैसले के बाद भूचाल आ गया है। कोर्ट के फैसले से इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा तोशाखाना मामले से जुड़ी है, जिसमें सरकारी उपहारों के गलत इस्तेमाल और नियमों के उल्लंघन का आरोप था। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए जेल की सजा और जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद पाकिस्तान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इमरान खान पहले से ही कई मामलों में जेल में बंद है। इस सजा को उनके लिए बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को एक और बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं उनके साथ उनकी बीवी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी आज पहली बार लखनऊ पहुंचे। राजधानी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी आज लखनऊ में मौजूद रहेंगे। वे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। समारोह में चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा और तैयारियों के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कौशाम्बी में गोकशी के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस दौरान एक आरोपी गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने रात के अंधेरे में घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। मामला 14 दिसंबर का है, जब फकीराबाद गांव निवासी शिव प्रसाद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके घर से गाय चोरी हो गई है। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर गाय के कटे हुए टुकड़े और अवशेष मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शिकायत के आधार पर पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुट गई थी। मुठभेड़ में घायल आरोपियों की पहचान सरताज और निहाल के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि उनके अपने साथी खालिद और मोनू के साथ मिलकर गोकशी की वारदात को अंजाम दिया था। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चापड़, लकड़ी का गुटखा और नकदी बरामद की गई है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। 2025 को थाना सरायकिल क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि उनकी गाय को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खोलकर ले जाया गया और गौकशी करते हुए उनकी गाय के अवशेष पास के ही कुएं में पड़े हुए हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना सरायकिल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त घटना के सफल अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमों का गठन किया गया था, जिनके क्रम में साक्ष्य संकलन और गोपनीय जानकारी तथा और तकनीकी साक्ष्य आदि के आधार पर उक्त घटना में 4 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिनको पकड़ने का पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसी क्रम में आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 की शाम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 2 अज्ञात व्यक्ति जो हुसैनपुर उस्मानपुर पुरखास के लिंक मार्ग पर एक बाग है, वहां पर छुपे हुए हैं और कोई घटना कारित करने की फिराक में है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची।
जो अभियुक्त हैं उनके द्वारा पुलिस टीम को देखते ही भागने का प्रयास किया गया तथा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा अपने आप को सुरक्षित करते हुए उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन उनके द्वारा पुनः पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मसुरक्षा जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया, जिसमें एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी है और जो दूसरा अभियुक्त है वो अंधेरे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया है। अभियुक्तों से पूछताछ करने के क्रम में उनके द्वारा बताया गया जो घायल अभियुक्त है उसका नाम सरताज है और जो दूसरा अभियुक्त है उसका नाम निहाल है। ये थाना सरायकिल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनके द्वारा बताया गया कि उक्त गोकशी की घटना इन्होंने अपने साथी खालिद और मोनू के साथ मिलकर की है, जो थाना सरायकिल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जो घायल अभियुक्त है उसको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटनास्थल को संरक्षित करते हुए फील्ड यूनिट को अवगत कराया गया है। अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और 4 चौपड़, एक रस्सी और एक लकड़ी का गुटका और लगभग 1340 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इस पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर के पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार में शहीद स्मारक सेवा समिति का 21वां वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। इस अवसर पर 300 लाभार्थियों को कंबल वितरित किए गए। साथ ही 8 सिलाई मशीनें और 25 साइकिलें भी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई। कार्यक्रम में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। समारोह के मुख्य अतिथि नपा अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल थे। ये कार्यक्रम जो है काकोरी के शहीदों की याद में शहीद स्मारक सेवा समिति के तत्वावधान में 41वां वार्षिक समारोह में क्या मतलब दिए जा रहे हैं। इसमें जो है ये सारा कार्यक्रम जन सहयोग से होता है। सरकारी कोई एक नई की मदद नहीं दी जाती। इसमें छात्राओं को साइकिलें और रोजगार हो मशीनें, रोजगार हो रिक्शा टाली, ठेला और ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया जाता है। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां डीएम अभिषेक पांडे के आदेश पर 17 दिन बाद अमजद नाम के युवक के शव को कब्र से खोदकर निकाला गया है। आपको बता दें कि अमजद की हैदराबाद मीट फैक्ट्री में संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी, जिसके बाद अमजद के शव को हापुड़ के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। अमजद के परिजनों को आशंका जाहिर हुई कि अमजद की फैक्ट्री में पीट कर हत्या की गई है, जिसके बाद परिजनों ने हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे से अमजद के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने की गुहार लगाई, जिससे अमजद की मौत की हकीकत सामने आ सके। हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे के आदेश के बाद अमजद के शव को 17 दिन बाद कब्र से खोदकर निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र खोदकर अमजद के शव को निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अमजद की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। वहीं परिजनों का आरोप है कि जिस मीट फैक्ट्री में अमजद हैदराबाद में नौकरी करता था, वह फैक्ट्री हापुड़ के रहने वाले लोगों की है और फैक्ट्री में अमजद को पीट कर मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद परिजनों ने हापुड़ डीएम से गुहार लगाई। देखिए, जो मृतक है इसमें अमजद खान, वो हैदराबाद में कार्यरत थे एक फैक्ट्री में। 29 नवंबर को उनकी मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनका शव यहाँ लाकर 1 तारीख को यहाँ पे दफन किया गया था। उनके जो भाई हैं गालिब खान, उनके द्वारा एक जिलाधिकारी महोदय को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट करी गई, जिस कारण उनके भाई की मृत्यु हुई है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे आज ये शव निकाला गया है, जिसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। महोबा जनपद में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही सामने आई है, जहां सड़क हादसे में घायल रिटायर्ड अध्यापक की एम्बुलेंस सेवा न मिल पाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और जिला स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के कसवा में रहने वाले विवेकानंद गुप्ता, जो कि सरकारी अध्यापक रहे हैं और 1 वर्ष पूर्व BRS लेकर सेवानिवृत्त हुए थे। सड़क किनारे बाइक से खड़े थे, तभी अचानक ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया और उसकी चपेट में आकर विवेकानंद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन घायल करीब आधा घंटे तक सड़क पर तड़पता रहा। स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल को ई-रिक्शा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
श्रीनगर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आरोप है कि रेफर होने के बावजूद लगभग 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। मृतक की पुत्री आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और अन्य परिजनों ने एम्बुलेंस सेवा के लिए कई बार फोन किया, लेकिन हर बार जल्द एम्बुलेंस भेजने का आश्वासन दिया गया, परंतु कोई वाहन नहीं पहुंचाया। बुलंदशहर में हाईवे पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्लास्टिक के दरवाजों से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। यह ट्रक गाजियाबाद से बनारस की ओर जा रहा था। घटना कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के NH 34 स्थित बगराई बाईपास के पास हुई। आग लगते ही ट्रक से धुआं और लपटें उठने लगी, जिससे हाईवे पर यातायात प्रभावित हो गया। एक तरफ वाहनों की आवाजाही रुकने से लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बुलंदशहर हाईवे पर प्लास्टिक दरवाजे से लदे ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।